ओके, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हम जो बात कर रहे थे इज़ रिगार्डिंग द एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, यानी कि हम मूल्यांकन की बात कर रहे थे। और जब हम मूल्यांकन से संबंधित चीज़ों को देख रहे थे तो हमने देखा था कि इसके 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, इसके 4 स्टेजेस को हमने डिस्क्राइब किया था और वो बहुत सिंपल था। ठीक है, वो था हमारा प्लेसमेंट। फिर हमने देखा था कि प्लेसमेंट होने के बाद कैसे हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, और फिर हमने देखा था डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है। ये सब चीज़ मैंने नाम आपको सजेस्ट किया था, बट इसके बारे में मैंने अभी बाकायदा आपको कुछ नहीं बताया है, जो आज के क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और जो 4th स्टेज है वो है आपका समेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कशन की थी, ओपनिंग की थी, और इसको हमें आज डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि जब हम एवोल्यूशन की बात करते थे तो ये मेजरमेंट, ठीक है, ये मेजरमेंट और आपके असेसमेंट से कैसे अलग है, और क्यों आपके सिलेबस में ये 2 वर्ड ना देख करके ये वर्ड एवोल्यूशन दिया है, इसके पीछे हमने लॉजिक देखा था। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज के क्लास में क्या करना है, हमें उस डायग्राम को सिरे से लेके चलना है, और हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ यहाँ से, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया था प्लेसमेंट में क्या होता है। इनिशियल लेवल पे आपकी क्या की जाती है, एंट्री लेवल पे आपकी एवोल्यूशन की जाती है, असेसमेंट की जाती है। तो यहाँ पे इनिशियल लेवल पे देखा जाता है, जिसमें आप देखते होंगे कि एक कट ऑफ जारी कर दिया जाता है, या फिर आपकी एक टेस्ट, इंटरव्यू, ऐसे कुछ लिया जाता है। और ये कैसा होता है, इट्स अ क्वांटिटेटिव इन नेचर। ठीक है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। और जब हम समेटिव की तरफ आते हैं तो ये कैसा हो जाता है, क्वालिटेटिव हो जाता है, यानी कि गुणात्मक हो जाता है। अब यहाँ पे जजमेंट की जाती है कि आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में कितने परिवर्तन है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमें बात कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, देखिए आज के क्लास में हम बात करेंगे इसके 4 स्तर की, एलिमेंट्स की बात हमने ऑलरेडी की थी। प्लेसमेंट क्या होता है, किस तरीके से इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्ज़ाम किया जाता है, और ये जनरली एंट्री लेवल पे की जाती है, यानी कि प्रवेश के स्तर पर जब एग्जामिनेशन होता है, जिस तरीके का एग्जामिनेशन होता है उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड द फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव, आप जब एग्ज़ाम में जाते होगे ना, आई थिंक आप 9th क्लास में होंगे या 8th क्लास में होंगे, तो आपने ये वर्ड सुना होगा बार बार, FA होने वाला है। लास्ट में आप बोलते होंगे essay होने वाला है। FA इन द सेंस फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और यही इसी को कहीं कहीं पे बोलते हैं कि हमारा इंटरनल होने वाला है। ठीक है, आंतरिक एग्जाम होने वाला है। कहीं कहीं पे इसी को कहते हैं हमारा यूनिट टेस्ट होने वाला है। ठीक है, यूनिट टेस्ट होने वाला है। और जब ऐसे की बात करते हैं तो इसी के बारे में आप कहते हो कि हमारा एक्सटर्नल होने वाला है। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ कि आमतौर पे हम लोग इस वर्ड को कैसे जानते हैं, अलग अलग तरीके से। हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारा एक्सटर्नल होने वाला है, हमारा फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, और हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारा बोर्ड आने वाला है। ठीक है, यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो फाइनल होगा। तो इस तरीके से हम एक ही वर्ड को अलग अलग नाम से जानते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स हमें सेम दिखता है। और कैसे दिखेगा, कैसे ये जो दोनों वर्ड है ये अलग हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं FA से, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, यानी कि जब हम FA की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल में रीज़न क्या होता है FA कंडक्ट कराने का। रीज़न यही होता है कि जब आपके क्लास में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्लास है, यहाँ पे मान लीजिए इतने सारे बच्चे हैं, और हर बच्चों में ये देखना है कि कौन जो बच्चा है उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है, कौन से बच्चे में अभी भी कमी है। तो जनरली हम क्या करते हैं, क्लास लेवल पे एक टेस्ट करते हैं, और उसके आधार पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए जिसका मार्क्स कम आया उसके आधार पे हम क्या करते हैं, रिमीडियल क्लासेस और उसमें जो होता है एक्स्ट्रा ट्यूशन, ये सब उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम FA की बात करते हैं तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करें, हम इसमें जांच करें, इसमें पहचान करें कि व्यक्तिगत अंतर क्या है, कौन सा बच्चा जो है ना उसको टॉपिक समझ में आ रहा है, उसको यूनिट समझ में आ रहा है,
या फिर कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत आ रही है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। दूसरा जो रीज़न होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये कि मान लीजिए कि आप कोई मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है, आपने क्या किया, टेस्ट लिया, और टेस्ट के दौरान आपने देखा कि ये बच्चा तो इस यूनिट में अच्छा कर रहा है, तो आपने क्या किया, आपने फीडबैक दिया, वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है। और मान लीजिए कि जो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो आप उसको रेफ़र करोगे कि यू हैव टू, आप अपनी बेसिक्स को बिल्ड कीजिए, तब इस टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, फीडबैक दिया, कमेंट दिया, और उसके आधार पे बच्चा क्या करता है, फिर से अपनी बेसिक्स को, फंडामेंटल को बिल्ड करके आता है और फिर से उस यूनिट को पढ़ता है। तो जब भी हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं, जब भी हम इस स्तर की बात करते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं रचनात्मक स्तर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंस को पहचानें, हम बच्चे को क्या दें, फीडबैक दें, ताकि उसमें क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो, उस बच्चे में क्या हो, सुधार हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सुधार की गुंजाइश होती है। समेटिव में क्या होती है, फाइनल एग्जाम में आप क्या फीडबैक दे के क्या करोगे, उसका तो फाइनल जजमेंट आ गया, अब तो बोर्ड का एग्जाम आ गया। तो यहाँ पे आपकी क्या की जाती है, यहाँ पे चांसेस रहते हैं बच्चे में सुधार लाने के लिए, इस वजह से हम क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं ताकि बच्चे में सुधार हो। तीसरा जो रीज़न होता है कि क्यों फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों में, ठीक है, और उसके आधार पे हम उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस, रिमीडियल, ट्यूशन या फिर स्टडी मटेरियल। तो इस तरीके से बच्चों को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करने, कौन से बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को और भी ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट मदद करता है वर्गीकरण करने में, ठीक है, कौन बच्चा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, कौन से बच्चे स्लो लर्नर हैं। तो क्लासिफिकेशन में ये क्या करता है, मदद करता है। जब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो ये यूनिट टेस्ट की तरह देखा जाता है, यानी कि मान लीजिए कि 3 महीने में कभी इस तरीके से, मान लीजिए कि आपका एक तो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जब आप 1 साल, यानी कि 1 साल बाद आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है। जैसे आप 6th क्लास में हो तो 6th क्लास के अंत में जब आप ऐसे क्लियर कर लेते हो तो आप 7th क्लास में आते हो, बट बीच में क्या होता है, 3-3 महीने के गैप में आपकी FA देखी जाती है, आपकी यूनिट टेस्ट ली जाती है। कभी कभी क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, वो आपके 1-1 महीने के अंतराल में, या फिर हो जाता है आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाती है, आपकी वीकली टेस्ट होती है। तो डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द टीचर इन्वॉल्व इन योर टीचिंग, ये मैटर करता है। कोई कोई टीचर जो होता है वो टेस्ट से ज़्यादा टीचिंग पे ध्यान देते हैं। कोई कोई टीचर को लगता है कि अगर टेस्ट लेंगे तो बच्चे के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो जाके पढ़ेगा। तो इस तरीके से टेस्ट लेने का पैटर्न चेंज होते रहता है। तो जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं, ये डेली भी हो सकता है, ये वीकली भी हो सकता है, ये मंथली भी हो सकता है, या फिर 3-3 महीने के गैप में भी हो सकता है, या फिर 6 महीने के गैप में भी हो सकता है। तो इस तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या किया जाता है, आपकी जनरली हम देखते हैं बेस्ड अपॉन द कन्वीनियंस ऑफ द टीचर, इसकी टाइम पीरियड क्या करती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, वाई फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, इसका रीज़न ये है कि ये दोनों होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है। फॉर्मल कैसे होता है और इनफॉर्मल कैसे होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। जब हम फॉर्मल की बात करते हैं, औपचारिक इन नेचर, इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें जब भी आपको एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके किसी सिलेबस पे आधारित रहता है। अब ऐसा नहीं है कि टीचर मान लीजिए कि आपको पढ़ा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये सब पढ़ा रहे हैं, और आपको एग्ज़ाम में आ गया क्या, पीरियोडिक टेबल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो आपके सिलेबस में है नहीं। तो जब भी हम बात करते हैं फॉर्मेटिव की, ये आपके पर्टिकुलर सिलेबस और चैप्टर के आधार पे दिए जाते हैं। जो टीचर पढ़ाते हैं, जो आपके सिलेबस में असाइन रहते हैं, उसके आधार पे क्या की जाती है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है और आपकी मार्किंग की जाती है। तो ये फॉर्मल होता है। अब इनफॉर्मल क्यों होता है, इनफॉर्मल इस वजह से कि होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपकी रिजल्ट आती है, टीचर आपको 1-to-1 गाइडेंस देते हैं कि देखो आपकी जो है ना, अभी ये वाला पोर्शन कमज़ोर है, आप इस तरीके से आप पढ़ो। फिर हो सकता है कि वो आपको 1-to-1 क्लास भी दें, 1-to-1 गाइड भी करें। तो ये फॉर्मल इन नेचर इसलिए होता है क्योंकि ये पर्टिकुलर सिलेबस के आधार पे होता है।
सब सारे बच्चों के बीच में आपके कंपैरिजन की जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम असाइन की जाती है और उसमें आपकी क्या की जाती है, टेस्ट ली जाती है। जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो एवोल्यूशन होती है, उसके बाद जो फीडबैक होता है और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट की जाती है, दैट कैन बी मोल्ड इनटू अ इनफॉर्मल वे। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव का, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है आपका, इट इज़ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन नेचर। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है फॉर्मेटिव का, ये क्या करता है, ये ड्यूरिंग द टीचिंग होता है। इट मीन्स कि जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो ये अनवरत जब टीचिंग चलते रहता है तो उसके बीच में कभी भी कराया जा सकता है। अब ये नहीं है कि आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, यानी कि पूरा आपका कोर्स ख़त्म हो गया और उसके बाद लिया जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो समेटिव हो जाता है। बट मान लीजिए कि आपको 10 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है, पूरे आपके कोर्स में दिया है 10 यूनिट। अब टीचर का मन करेगा तो वो एक यूनिट के बीच में बाद में भी ले लेगा, या फिर दूसरे यूनिट में, या फिर 5वें यूनिट में, या फिर 10वें में, यानी पूरा जब एग्जामिनेशन हो जाता है दैट विल बिकम समेटिव, यानी कोर्स का ख़त्म होने के बाद जब एग्ज़ाम होता है तो वो क्या हो जाता है, वो समेटिव। बट जब टीचिंग चल रहा है, मान लीजिए कि मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अभी पढ़ा रही हूँ और बीच में मैं कभी आपको टेस्ट ले लूँ, सो दैट विल बिकम योर फॉर्मेटिव। अगर मान लीजिए कि मैंने पूरा पढ़ा दिया सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स और फिर आप एनटीए में जाके बैठे, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन हो गई और लास्ट में आप एनटीए में गए, दैट विल बी योर फाइनल, और उसको हम मानेंगे समेटिव। अब ये क्या है, सारांशित हो गया। अब जितना आपने पढ़ा उसको परफॉर्म करना है आपको फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो ये आपके टीचिंग के किसी भी टाइम पे, आपके कोर्स के किसी टाइम पे आपको ली जाती है। तो ये ड्यूरिंग और प्रोग्रेस इन टीचिंग के दौरान, या फिर जब भी आपकी कोर्स प्रोग्रेस में रहती है तब ये जब टेस्ट ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव कहते हैं। जो नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है और क्यों हम फॉर्मेटिव का जो मेन अनुप्रयोग देखते हैं वो है, इसके हम क्लास टेस्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि क्लास टेस्ट लेने में, जैसे मान लीजिए कि टीचर ने कभी कह दिया कि आज सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, ठीक है, तो वो कैसा टेस्ट है, वो भी आपकी क्या आएगी, फॉर्मेटिव के क्राइटेरिया में आएगी। यानी कि टीचर जब क्लास टेस्ट, यानी कि सिंपली आपको 5 क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको क्या करना है, उसके आंसर दिए जाए, तो ये सारे किस में आते हैं, ये सारे फॉर्मेटिव में आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या की जा रही है, आपकी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग देखी जा रही है और उसके आधार पे क्या किया जाता है, आपकी नॉलेज आपको क्लासीफाई किया जाता है। वहाँ पे चांसेस होते हैं आपके इम्प्रूवमेंट के, कि आपको एक फीडबैक दिया जाए ताकि अभी भी आप क्या कर सको, इम्प्रूव कर सको, ठीक है। जो दूसरा एप्लीकेशन है जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं वो ये है कि जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे ड्यूरिंग द कोर्स और इंटरनल की बात की जाती है। एक्सटर्नल जब हम बात करते हैं तो वो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम हो जाती है। यहाँ पे हम इंटरनल की बात करते हैं जहाँ पे एक टीचर और एक गाइड वो क्या करता है, आपकी प्रोग्रेस को लगातार क्या करता है, मॉनिटर करते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मॉनिटरिंग की जाती है और उसके आधार पे क्या किया जाता है, एक फीडबैक दिया जाता है कि यस यू हैव टू डू मोर वर्क, या फिर गुड हुर्रे, आपको क्या करना है, इसी तरीके से मेहनत करना है। या फिर मान लीजिए कि आपने कुछ और किया तो आपको बोला जाता है कि आप करंट अफेयर से और पढ़ो, या फिर मान लीजिए आपने करंट अफेयर भी अच्छा पढ़ा तो आपको कहना है कि अच्छा PYQ अब सॉल्व करो, या फिर मान लीजिए आपने PYQ सॉल्व किया तो आपको कहा जाता है कि डिफरेंट सैम्पल बनाओ। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, फीडबैक दे करके इम्प्रूवमेंट की जाती है। अब देखिए, फ़ायदा ये होता है कि जब आपको फीडबैक दिया जाता है तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि आप क्या कर सको, अपने टीचिंग को, ना केवल बच्चा, ठीक है, ना केवल स्टूडेंट बल्कि टीचर भी क्या कर सकता है, अपने मेथड को इम्प्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट का चांस होता है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, बल्कि टीचर भी क्या कर सकता है, उसे भी लगता है कि अच्छा ठीक है, इतने बच्चे जो है ना समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे अभी अब क्या करना होगा, मेथड चेंज करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि क्लास में बहुत सारे बच्चे क्या करें, अच्छा कर रहे हैं, तो टीचर भी क्या करेगा, उस मेथड को कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से इस मेथड के थ्रू, इस टेस्ट के थ्रू, फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू टीचर को एक स्कोप मिलता है अपने मेथड को इम्प्रूव करने का, चेंज करने का, या फिर उसमें कुछ तब्दीली करने का, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्यूजेस, यूनिट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रोजेक्ट,
असाइनमेंट साइमुलेशन के थ्रू आपकी क्या की जाती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है। तो ये है आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका एप्लीकेशन, इसका क्या यूज़ है, ये सारे जो चीज़ें हैं ना ये आपके फॉर्मेटिव में आते हैं। चलिए अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी इज़ रिगार्डिंग द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया, हमने क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा प्लेसमेंट, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेटिव। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब आते हैं आपके एप्लीकेशन बेस्ड, कि मान लीजिए कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, बच्चों को टेक्निक चेंज करना है, तो मैं कौन सा असेसमेंट यूज़ करूँगा, ठीक है। जब भी हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये क्या होती है, इनिशियल स्टेज पे की जाती है, इनिशियल एंट्री लेवल पे जब हम बात करते हैं तो ये हम प्लेसमेंट की बात करते हैं। जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं, अच्छा इसका यूज़ क्या होता है, ताकि राइट पर्सन राइट जगह पे जाए, ठीक है, राइट पर्सन को राइट प्लेस मिले। अब फॉर्मेटिव का क्या यूज़ है, इसको भी थोड़ा नटशेल में देख लेते हैं। जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो ये ड्यूरिंग द टीचिंग की जाती है, क्लास टेस्ट के फॉर्म में, या फिर जब टीचिंग कैसी हो, प्रोग्रेस में चल रही हो, ठीक है, अभी भी वो कंटिन्यूअस हो, तो ये प्रोग्रेस, जब टीचिंग प्रोग्रेस में हो तब हम क्या करते हैं, तब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट देखते हैं। और क्या किया जाता है इसमें हमने देखा कि यहाँ पे चांस होते हैं इम्प्रूवमेंट के, ठीक है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांस होते हैं। कैसे, फीडबैक दिया जाता है बच्चों को, और फीडबैक से क्या करते हैं, वो खुद को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, खुद को मॉडिफाई करते हैं। और मॉडिफाई एक तरफा नहीं होता है, यहाँ पे टीचर का भी मॉडिफाई होता है और यहाँ पे स्टूडेंट भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो ये दो तरफा होता है, दोनों तरीके से मॉडिफाई की जाती है, मेथड और टेक्निक चेंज की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। अब इसके बहुत सारे हैं, बट नोट्स तो नोट्स होता है, नोट्स को हम क्या करते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। अब हम कहाँ बढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक की तरफ, ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट की तरफ। अच्छा, ये वर्ड आपने सुना है कभी भी, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस कराना, कभी सुना है ये वर्ड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है मेडिकल फील्ड में, जैसे डायग्नोसिस कराने गए, ठीक है, तो ये मेडिकल फॉर्म में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या करता है, जो डॉक्टर होता है आपकी, या फिर डॉक्टर या फिर कंपाउंडर जो भी हो, वो आपकी डायग्नोसिस करता है, और डायग्नोसिस में आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि आपका पेट दर्द कर रहा है या सिर दर्द कर रहा है, जो भी रीज़न है, उस प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस स्टेज में क्या किया जाता है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, ये इम्पॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे देखी जाती है, और डायग्नोसिस यही होता है। अब टीचिंग में इसका क्या लेना देना है और एवोल्यूशन से ये कैसे संबंधित है, इसको हम थोड़ा जानेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि टीचिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ऑफ कोर्स आता है, तभी तो ये स्तर बनाया गया है, तभी तो ये स्टेज है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम फाइंड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, फॉर्मेटिव टेस्ट ले लिया आपकी, ठीक है, मैंने फॉर्मेटिव टेस्ट लिया और मैंने 5 बच्चों का फॉर्मेटिव टेस्ट लिया, और उसमें एक राम है, दीपक है, सीता है, सैल्वी है, और एक मैं हूँ, ठीक है, चलो मैं मान लेती हूँ, मैं निष्ठा हूँ, एक मेरी टेस्ट हुई। अब ये सारे बच्चे क्या किए, सारे बच्चों का बहुत अच्छा मार्क्स आया, और मेरा मार्क्स, ठीक है, मेरे जो टीचर ने मुझे मेरा जो टेस्ट लिया उसमें मेरी मार्क्स कहाँ आ गई, जो कट ऑफ थी, यानी कि मान लीजिए कि कट ऑफ है साइंस की आपकी 50, ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 50 आना चाहिए कट ऑफ, लेकिन मेरी कितनी आई, 45 आ गई, ठीक है। तो मुझे सर ने क्या किया, डायग्नोसिस के लिए बुलाया कि भाई इस बच्ची को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नाउ आई एम आइडेंटिफाइड एज अ सब्जेक्ट ऑफ डायग्नोसिस। अब मुझे क्या किया गया, स्पेशल रिमीडियल क्लास दिया गया। रिमीडियल क्लासेस के थ्रू जितने भी मेरी शॉर्ट कमिंग है, साइंस में मुझे क्या नहीं समझ में आता है, कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या मेरी बेसिक्स क्लियर है कि नहीं, क्या मेरी फाउंडेशनल बनी है कि नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे ही रट्टा मार रही हूँ, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है।
डायग्नोस में क्या किया जाता है, आपकी डिटेल इवोल्यूशन ली जाती है, यानी कि पहले जो 10 क्वेश्चन लेकर के हम लोग को अलग अलग किया गया, अब वो टीचर मुझसे क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन देंगे। अगर मान लीजिए कि मैं उसमें भी अच्छा नहीं कर पाई, इट मीन्स कि मेरी बेसिक क्या है, वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक में क्या करते हैं, बच्चों की डिटेल एवोल्यूशन करते हैं, यानी कि जब टीचर उनको पता चलेगा कि मेरा जो साइंस में 45 आ रहा है, तो वो चेक करेंगे कि क्या मेरे बेसिक्स क्लियर है, और फिर फॉर एग्जांपल कि मेरी बेसिक्स क्लियर है, मैंने उसमें क्वालिफाई कर लिया, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो फाउंडेशनल वाला टेस्ट लेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, और उदाहरण के रूप में मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, तो टीचर आइडेंटिफाई करें, अच्छा तो प्रॉब्लम ये है कि इसकी बेसिक्स क्लियर है बट इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, और तब जाके मुझे क्या होगा, मुझे साइंस क्लियर होगा। तो इस तरीके से क्या किया गया, अलग अलग क्वेश्चन दे करके अलग अलग स्तर पे मेरी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया गया, और उसी को कहते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और इलाज देना, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक में क्या की जाती है, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी वीकनेस को, लर्निंग को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचान की जाती है, और वहाँ पे चांसेस की जाती है कि क्या बच्चे में इम्प्रूव किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद समग्र रूप से और डिटेल्ड वे से जो है ना आपको पढ़ाया जाता है, या फिर आपको क्या की जाती है, अधिगम की तरफ दिया जाता है, और इसके लिए हो सकता है आपको रिमीडियल क्लास देना पड़े, आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन लेना पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या की जाती है, ये डायग्नोस्टिक लेवल पे दी जाती हैं, और यहाँ पे क्या किया जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स को डिटेल्ड वे में क्या किया जाता है, देखा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, जिसे हमें पढ़ना है, वो क्या है आपकी, वो है आपकी समेटिव, यानी लास्ट वाला, ठीक है, और जिसका हमें इंतजार था, बट मैं चाहती हूँ कि आप हमें इसको क्या करें, इसको थोड़ा फिल करें। देखिए, जब हम डायग्नोस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे, डिटेल्ड वे में। और मान लीजिए कि प्रॉब्लम्स को डिटेल्ड वे में देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और सॉल्यूशन कैसा हो, रिमेडियल क्लास के भी फॉर्म में हो जाए, ठीक है। तो इस स्तर पे हम इस चीज़ों को देखते हैं, वो आपका क्या हो गया, डायग्नोस्टिक, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं समेटिव की तरफ। स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि मेरे नोट्स में आपको स्पेलिंग के बहुत सारे मिस्टेक मिलेंगे, बट अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इट डजेंट मैटर क्या करता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो कि नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको नोट्स की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे आपको नोट्स खुद बनाना है, और जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप खुद ब खुद अपना नोट्स बना लोगे। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, फॉरगेट अबाउट नोट्स, फॉरगेट अबाउट कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप क्या करोगे, नोट्स को सिरे से बनाओगे, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है ताकि रट्टा ना मारना पड़े। फॉलो द स्टैंडर्ड बुक एंड लर्न द कॉन्सेप्ट। जब हम समेटिव की बात करते हैं, यानी कि आपकी लास्ट वाले एग्ज़ाम की बात की जाती है, तो वहाँ पे क्या बात की जाती है, क्योंकि अब हमने प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपकी आती है फाइनल डे, जिसको हम क्या कहते हैं, डी डे, मूवी का नाम है, बट जो भी है, ये है आपकी एंड गेम, ठीक है, थैनोस। इस दिन आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो इस दिन आप क्या करते हो, पूरी तरीके से एकदम तैयार होकर के जाते हो एग्ज़ाम में, और उसके आधार पे जैसे आप परफॉर्म करते हो उसके आधार पे आपको क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर ग्रेड दिया जाता है कि आपने कितने परसेंटाइल, मैं बताऊंगी परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ये भी बताऊंगी, कैसे ग्रेडिंग की जाती है ये भी है। बट यहाँ पे आप समझिए कि हम इस दिन क्या होता है, इस लेवल में क्या की जाती है, आपकी फाइनल जजमेंट की जाती है, ठीक है, कि आपने कितना लाया, ठीक है, आपके कितने CGPA बने, आपके कितने परसेंटेज है, ठीक है, क्या आप 8 और 9 के बीच में हैं, क्या आप 70 से 80% के बीच में हैं, क्या आप 50 से कम के बीच में हैं, क्या आप 55 हैं।
तो इस तरीके से आपको क्या किया जाता है, एक ग्रेड, एक परसेंटेज असाइन किया जाती है जब हम समेटिव की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आपको बार बार आएगा, क्रेडिट। ये क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों को क्या किया जाता है, मान लीजिए कि आप कोई कोर्स ले रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना मूक में क्या होता है, एक कोर्स दिया जाता है, और कोर्स में क्या होता है, कोर्स में आपको क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिट इन द सेंस कि आपको एक सप्ताह में वो सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ाया जा रहा है, आवर में काउंट हो जाता है। तो कभी कभी क्रेडिट 3 हो जाता है, कभी कभी 2 हो जाता है। इट मीन्स कि वो सब्जेक्ट आपको एक वीक में 3 घंटे पढ़ाया जा रहा है, एक वीक में आपको 2 घंटे पढ़ाया जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। और ये क्रेडिट अर्न की जाती है। और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप दूसरे कोर्स में जाते हो, जैसे जैसे आप सर्टिफिकेट लेते हो, आपकी क्रेडिट क्या होती है, बैंक में जुड़ती जाती है, आपके अकाउंट में जुड़ती जाती है। उसी को हम कहते हैं क्रेडिट सिस्टम। ठीक है। मान लीजिए कि आपने पढ़ाई छोड़ दी और आपने कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन किया, इट डजेंट मैटर ये करता है कि आपकी क्रेडिट आपके बैंक में रहेगी। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे क्या की जाती है, यहाँ पे आपकी आती है फाइनल जजमेंट बेस्ड अपॉन योर मार्क्स, बेस्ड अपॉन योर ग्रेड्स। आपको फाइनली आपको जज किया जाता है कि आप पास हुए, आप फेल हुए, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। और ये कब किया जाता है, कोर्स के अंत में। ठीक है। और आपसे ये देखा जाता है कि आपने उस टॉपिक में कितनी महारत हासिल की है, कि क्या आप उसके एक्सपर्ट बन गए हो, या फिर आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, या फिर अभी फाउंडेशनल क्लियर करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें कहाँ देखी जाती है, ये सब देखी जाती है आपकी मास्टरी, यहीं पे चेक की जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद जब भी हम इसकी बात करते हैं तो ये ऑलवेज फॉर्मल इन नेचर होता है। हमेशा क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर सिलेबस के आधार पे होता है। तो ये हमेशा कैसा होता है, फॉर्मल इन नेचर होता है। ठीक है। ये हमेशा फॉर्मल इन नेचर होता है। आप खुद देखोगे कि बोर्ड में कैसे एग्ज़ाम होता है, आप बोर्ड में देखो तो वहाँ पे एक टाइम असाइन की जाती है, उसके बाद गेट क्लोज हो जाता है। नेट का एग्ज़ाम याद करो। ठीक है। और आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब चलती है तो ये कैसी हो गई, इट्स अ फॉर्मल इन नेचर। ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये फॉर्मल इन नेचर होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं समेटिव की। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। यानी कि हमने बात किया इंटरनल एग्जामिनेशन, यानी कि ये बाहरी बोर्ड क्या करते हैं, एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है। सो इट्स एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जब कंडक्ट कराया जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन, या फिर आप देखते हो कि दूसरे स्कूल में जाकर के आपकी क्या की जाती है, एक सेंटर को अलोकेट की जाती है, एक वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन होता है। एक्सटर्नली जो एजेंसी होती है वो क्या करते हैं, आपकी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। तो इसी वजह से ये क्या होता है, बाहरी होता है। ठीक है। और इंटरनल यानी कि फॉर्मेटिव कैसा था, आंतरिक होता था। यहाँ पे आपकी क्या की जाती है, एंड ऑफ द कोर्स आपकी ये एग्जामिनेशन क्या की जाती है, कंडक्ट कराई जाती है। और फिर उसके आधार पे क्या करते हो, आप अपनी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को क्या करते हो, पूरा करते हो। चेक किया जाता है कि क्या आपने अभी भी मास्टरी ली या नहीं। और एक चीज़ और देखा जाता है, जैसे पीजी लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे आपको टर्म पेपर या फिर मान लीजिए कि आपको डेजर्टेशन लिखने को दिया जाता है, और उसके आधार पे देखा जाता है क्या आपके अंदर अभी भी लेखन की जो शैली है वो डेवलप हुई कि नहीं। तो यहाँ पे जो असेसमेंट करने का तरीका होता है वो कैसा हो जाता है, राइटिंग बेस्ड। डेजर्टेशन, क्या आपके अंदर रिसर्च करने की, डेटा कलेक्शन करने की जो क्यूरियोसिटी है वो अभी डेवलप्ड हुई कि नहीं, क्रिटिकल सोचने की क्षमता। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं और जो फाइनली आपका मार्क्स तैयार होता है, ग्रेड तैयार होता है, उसमें हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं समेटिव एग्जामिनेशन। ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू दी मेन बोर्ड। समेटिव की जब हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है, फाइनल। ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर ग्रेड और मार्क्स दिया जाता है। ठीक है। कोर्स के एंड में ये कराया जाता है। ठीक है। कोर्स के एंड में कराया जाता है। और क्या देखा जाता है, इसमें आपके डेजर्टेशन, टर्म पेपर,
ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। और क्या किया जाता है यहाँ पे जनरली हम बात करते हैं एक्सटर्नल होता है, और ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा फॉर्मल इन नेचर होता है, हमेशा औपचारिक होता है। जबकि हम फॉर्मेटिव की बात करें तो ये फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी टाइप ऑफ असेसमेंट, टाइप ऑफ एवोल्यूशन, जिसके बारे में हमने थोड़ी विस्तार रूप से जानी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हैं। ये सब चीज़ें आपने इसको फेस किया है, और जो दुख आप झेल के आते हो ना, उस दुख को समझने में थोड़ी सी सहानुभूति, आपको वो समझ जल्दी क्रिएट हो जाती है। तो जो दर्द आपने झेला है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम कुछ बाहर से नहीं बात कर रहे हैं। ये दर्द तो आपने झेल के, आपने समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, कैसे टीचर मारा है, कैसे डेजर्टेशन में कितने कितने तकलीफ हुए, ये सब होकर के ही आप यहाँ पे आए हो। तभी आप क्या कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तभी आप उसकी तैयारी कर रहे हो, नहीं तो आपको इसके बारे में समझ नहीं होती। तो ये सब चीज़ें कोरिलेट कर पाना बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको समझ सकते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। और क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो मैं चाहूँगी इस प्रॉब्लम को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम बात करेंगे परसेंटाइल क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है। सो टिल देन जस्ट कीप रीडिंग एंड स्टे ट्यून्ड।